बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री काफी सोच समझ कर बनाया है। बाला साहेब के शिष्य रह चुके एकनाथ शिंदे मराठा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। शिंदे अगर मुख्यमंत्री रहते हुए महाराष्ट्र के मतदाताओं, खासकर शिवसेना के कट्टर समर्थकों और शिवसैनिकों को ये समझा पाने में कामयाब हो गए कि वो बाला साहेब के हिंदुत्व के एजेंडे को ही लागू करने के लिए बीजेपी के साथ आए हैं, तो उद्धव ठाकरे के सामने अस्तित्व बचाने का गहरा संकट खड़ा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश 10 डेज टारगेट चेज। बीजेपी आला कमान ने हाथ आई मुख्यमंत्री की कुर्सी को शिवसेना के बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे को देकर एक साथ दो निशाने साधे हैं। इसमें पहला निशाना शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया गया, क्योंकि शिंदे को सरकार की कमान सौंपकर बीजेपी ने जाहिर कर दिया है कि उनके लिए बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के असली वारिस एकनाथ शिंदे हैं। अपने फैसले से विरोधियों, राजनीतिक जानकारों और मतदाताओं के साथ ही अपनी ही पार्टी को चौंकाने वाली बीजेपी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र को लेकर ऐसा दांव खेल दिया है जिसने शिवसेना के अस्तित्व और भविष्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जाहिर तौर पर हिंदुत्व, बाला साहब की विरासत और शिवसेना पर कब्जा हासिल करने के लिए एकनाथ शिंदे 2020 के अंदाज में सरकार चलाते नजर आएंगे। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच उद्धव सरकार तो चली गई, अब बागियों के साथ बीजेपी का पूरा गणित समझने वाला है। बीजेपी ने ऐसे ही नहीं एक शिवसैनिक को शिवसेना की कमान सौंपी है। शिवसेना के ज्यादातर विधायक पहले ही उनके साथ आ चुके हैं और आने वाले दिनों में पार्टी के सांसदों, संगठन के नेताओं, खासकर शिवसेना के शाखा प्रमुखों ने अगर शिंदे के साथ जाना बेहतर समझा तो उद्धव ठाकरे की परेशानियां बढ़ जाएंगी। माना जा रहा है कि इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने तमाम कयासों को गलत साबित करते हुए महाराष्ट्र में सत्ता की कमान एक शिवसैनिक को ही थामने का फैसला लिया। एकनाथ शिंदे का सफरनामा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दांव माना जा रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गुरुवार को ही शिंदे को चेतावनी देते हुए कहा था कि उन्हें शिवसेना ही मुख्यमंत्री बना सकती है, बीजेपी नहीं। लेकिन ये मोदी शाह के युग की बीजेपी है जो पिछले 8 सालों से लगातार अपने फैसलों से चौंकाने का काम कर रही है और एक बार फिर से बड़ी पार्टी होने और मुख्यमंत्री पद पर स्वाभाविक दावा होने के बावजूद शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव, महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के होने वाले चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दांव खेल दिया है। बहरहाल अब ऑटो चलाने वाले एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं। शिंदे ऑटो चालक से सत्ता के सफर तक 1997 में ठाणे महानगर पालिका से पार्षद चुने गए एकनाथ शिंदे 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता बने एकनाथ 2004 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए एकनाथ ठाणे की कोपरी पंच पखाड़ी सीट से बने विधायक 2009, 2014 और 2019 में भी विधायक बने शिंदे। 2005 में नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ी, जिसके बाद शिंदे का कद पार्टी में बढ़ता चला गया। राज ठाकरे की शिवसेना छोड़ने के बाद भी बढ़ा एकनाथ का ग्राफ। शिवसेना से कद तो बढ़ा ही, ठाकरे परिवार के करीबी भी बन गए शिंदे। 2019 में शिवसेना विधायक दल की बैठक हुई। एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना गया। महाविकास आघाड़ी की सरकार बनते समय शिंदे का नाम उभरा। बतौर सीएम सबसे तेजी से उभरा था शिंदे का नाम। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे भी शिवसेना से सांसद हैं। शिवसेना के टिकट पर कल्याण से सांसद हैं श्रीकांत। एक हादसे में शिंदे ने अपने 2 बच्चों को खो दिया था।
उनका बेटा और बेटी आंखों के सामने सतारा में डूब गए थे। इस हादसे के बाद एकनाथ शिंदे ने राजनीति छोड़ दी थी। आनंद दिघे एकनाथ को दोबारा राजनीति में लेकर आए। अघाड़ी सरकार में शिंदे नगर विकास मंत्री का पद संभाल रहे थे। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस क्या है और महाराष्ट्र के रूप में तीसरे राज्य में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कैसे सफल रहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साल 2019 के बाद महाराष्ट्र के रूप में तीसरे राज्य में भाजपा का ऑपरेशन लोटस सफल रहा। हालांकि इस सूबे में पार्टी को इसके लिए करीब 2.5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। दरअसल राजस्थान में ऑपरेशन लोटस की असफलता के बाद भाजपा ने महाराष्ट्र में तख्ता पलट के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने की रणनीति बनाई थी। हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना में असंतोष भड़कने का इंतजार किया गया। शिवसेना के 2/3 से अधिक विधायक पार्टी का साथ छोड़ चुके थे। मुश्किल तब और बढ़ गई जब सियासी जोर आजमाइश के बीच महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने वाले छोटे दलों और निर्दलियों ने भी साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। संख्या बल की दृष्टि से भाजपा अपने और निर्दलीय छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई थी। सरकार बचाने के लिए शिवसेना ने आखिर समय तक बगावती गुट में फूट डालने की कोशिश की थी। शिवसेना के 39 विधायकों ने बगावत की थी, मगर फूट डालने के लिए इनमें से महज 16 विधायकों को नोटिस भेजा गया। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इसके उलट अघाड़ी सरकार को समर्थन देने वाले छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों ने भी उससे किनारा कर लिया। शिवसेना सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उद्धव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। साल 2019 में अजीत पवार के जरिए एनसीपी में फूट डालकर सरकार बनाने और बाद में पीछे हटने पर मजबूर हुई भाजपा ने राज्य में तख्ता पलट के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने की रणनीति बनाई। एक तरफ सरकारी जांच एजेंसियों ने अवैध कमाई करने वाले नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना को हिंदुत्व के मुद्दे पर असहज कर दिया। लगातार कोशिश की गई कि शिवसेना में अंतर्विरोध पैदा हो सके। महाराष्ट्र में 10 दिन चले सियासी संग्राम के बीच उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी परदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा था कि बहुमत परीक्षण बागी सदस्यों की अयोग्यता प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करेगा या स्पीकर की शक्तियों में दखल कैसे है। पीठ ने कहा था कि हमारी समझ से लोकतंत्र के मसलों को हल करने के लिए फ्लोर टेस्ट एकमात्र तरीका है। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने यह भी कहा था कि जिन्होंने पाला बदला है वे जनता की मर्जी नहीं है। यदि बहुमत परीक्षण नहीं होगा तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। जबकि सिंघवी ने पीठ से कहा था कि इस सुपरसोनिक रफ्तार से फ्लोर टेस्ट कराने से घोड़ा तांगे के नीचे आ जाएगा। उन्होंने एनसीपी के 2 विधायकों के कोरोना संक्रमित होने का भी हवाला दिया था और कहा था कि कांग्रेस के 2 विधायक विदेश में हैं। तर्क दिया गया था कि फ्लोर टेस्ट की अनुमति देना 10वीं अनुसूची को निरर्थक बनाना है। इसके ठीक उलट बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के वकील एनके कौल ने तर्क दिया था कि स्पीकर के समक्ष अयोग्यता प्रक्रिया लंबित होना फ्लोर टेस्ट कराने से रोकने का आधार नहीं है। लोकतंत्र में सदन के अंदर ही बहुमत का हल होता है। कौल ने कहा था कि उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी में निराश अल्पमत वाला धड़ा है और बदले माहौल में बहुमत परीक्षण की जरूरत है।
इसलिए राज्यपाल ने अपने विवेक से फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला लिया है। बीजेपी का वार एक तीर से निशाने 4। पहला निशाना शिवसेना का खेल, दूसरा निशाना हिंदुत्व कार्ड, तीसरा निशाना मराठा वोट, चौथा निशाना पावर की राजनीति। शिंदे का नाम यानी मराठा वोट पर प्रभाव। महाराष्ट्र में मराठा वोट 33% है। शरद पवार मराठा वोट बैंक, उद्धव मराठा हिंदुत्व वोट बैंक, देवेंद्र फडणवीस 3% ब्राह्मण के सहारे सत्ता तक पहुंचे थे। नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले उद्धव ठाकरे ने 29 जून 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस तरह उद्धव मुख्यमंत्री कुर्सी पर सिर्फ 943 दिन ही टिक पाए। उनसे पहले सिर्फ 2 ही ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने पूरे 5 साल तक सीएम की कुर्सी संभाल कर रखी। एक बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस तो दूसरे कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक। 1960 में जब से महाराष्ट्र एक अलग राज्य बना, सिर्फ ये 2 मुख्यमंत्री ही 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सके। इसमें वसंतराव नाइक 1963 से 1967 तक सीएम रहे और 1967 में दोबारा मुख्यमंत्री बने और अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा किया। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो वे 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे थे। अब कहने को तो महाराष्ट्र के कई दूसरे दिग्गज नेताओं का देखा है, फिर चाहे वे एनसीपी प्रमुख शरद पवार हों जो 4 बार सीएम रह चुके हैं, या फिर बात हो शंकर राव चौहान की जिन्होंने 3 बार ये कुर्सी संभाली, लेकिन किसी ने भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। किसी न किसी कारण इन सभी ने समय समय पर अपनी सत्ता गंवा दी। इसी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ सरकार बनाने पर काम खत्म नहीं होता, बल्कि सीएम अपना पूरा कार्यकाल पूरा करें, ये एक अलग ही चुनौती रहती है। सीएम उद्धव ठाकरे की ही बात कर लें तो वो ठाकरे परिवार की तरफ से पहले मुख्यमंत्री थे। जैसा आगाज उन्होंने किया था, कहा जा रहा था कि वो अपना पूरा कार्यकाल समाप्त करेंगे, लेकिन सरकार बनाने के बाद से ही समय समय पर उनकी सरकार के सामने तमाम चुनौतियां आईं। विचारधारा से समझौता करने की वजह से हिंदुत्व के मैदान में टिके रहना तो शिवसेना के लिए पहले ही मुश्किल साबित हो रहा था। इस सब के ऊपर जब महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, जमीन पर स्थिति और जटिल बनती गई। पहले उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने वाला विवाद, फिर एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप, उसके बाद बड़े नेता नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस। यही सब कारण ठाकरे की ताबूत के आखिरी कीले साबित हुए। तमाम विवादों ने धीरे धीरे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की नींव को कमजोर करने का काम किया, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी धीमी रही कि सीएम उद्धव ठाकरे को लंबे समय तक पता नहीं चला कि उनकी सरकार पर भी खतरा मंडरा सकता है। अब इन भ्रष्टाचार के विवादों से वे आगे बढ़ते तो उनकी खुद की पार्टी ने भी उनके सामने चुनौतियों का अंबार खड़ा कर दिया। पश्चिमी महाराष्ट्र से खबर आने लगी कि शिवसेना विधायक नाराज चल रहे हैं। आरोप लगाए गए कि उन विधायकों को अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करने के लिए फंड नहीं दिया जा रहा। विवाद इस बात पर भी रहा कि उन क्षेत्रों में गार्जियन मंत्री एनसीपी नेताओं को बनाया गया, जबकि वहां से सबसे ज्यादा शिवसेना के विधायक जीते थे। इस मुद्दे ने भी शिवसेना के अंदर ही आक्रोश को हवा दी थी और बाद में कई विधायक बागी हो गए। वैसे बागी विधायकों की नाराजगी की एक वजह ये भी मानी जा रही है कि सरकार में एनसीपी को ज्यादा बड़े मंत्रालय दे दिए गए, फिर चाहे वो वित्त मंत्रालय रहा हो या फिर सिंचाई मंत्रालय। ऐसे में टकराव की स्थिति लगातार और कई बार पैदा होती रही। इसके अलावा कुछ मौकों पर बागियों को ऐसा भी प्रतीत हुआ कि एनसीपी शिवसेना पर हावी होने की कोशिश कर रही है। अब अगर एनसीपी जमीन पर ज्यादा सक्रिय दिख रही थी तो इसके भी अपने कारण माने जा रहे हैं। सरकार बनने से पहले एनसीपी को उस समय बड़ा झटका लगा था जब अजित पवार ने बीजेपी से हाथ मिला लिया था और अगले दिन डिप्टी सीएम के रूप में शपथ भी ले ली। वो सरकार तो नहीं चल पाई थी, लेकिन एनसीपी को एक संदेश स्पष्ट तौर पर मिल गया था। उन्हें अपने तमाम विधायकों कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की जरूरत थी। इसी वजह से जमीन पर संगठन को मजबूत करने पर पूरा जोर दिया गया।
जो उद्धव के साथ हुआ दूसरों ने भी झेला। अब इन कारण ने एक तरफ शिवसेना के अंदर ही एक नफरत की दीवार खड़ी कर दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ ठाकरे परिवार के प्रति भी उदासीनता का माहौल बना दिया था। इसी वजह से जब ये विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चल दिए, उद्धव ठाकरे के तमाम प्रयासों के बावजूद भी किसी का दिल नहीं पसीजा और सभी ने एक सुर में वर्तमान सरकार को गिराने पर जोर दिया। कायदेशीर प्रक्रिया जी आहे, नियम आहे, 2/3 मेजॉरिटी आहे, त्यापेक्षा जास्तीचे आमदार आणि सहयोगी आणि अपक्ष आमदार असे जवळपास 50 आमदार आज आम्ही एकत्र आहोत। गेले काही दिवस एकत्र आहोत। एक वैचारिक भूमिका, एक राज्याचा विकास आणि जे काही 2.5 वर्षापूर्वी घडलं ते आपल्या सगळ्यांना माहित आहे। फडणवीस साहेबांनी त्या बाबतीमध्ये भाष्य केलेलं आहे। एका गोष्टीचं झालं, त्या नामांतराचं मी तुम्हाला सांगितलं, पण खेद एका गोष्टीचा झाला, दुःख एका गोष्टीचं वाटलं की ह्या ठरावाच्या वेळेला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मी, आदित्य, अनिल परब आणि सुभाष देसाई केवळ फक्त 4 शिवसेनेचे मंत्री होते। बाकी सगळे मंत्री तुम्ही जाणता। आणि हा ठराव मांडल्यानंतर काँग्रेस असो वा राष्ट्रवादी काँग्रेस एका अक्षराने त्याला विरोध केला नाही आणि तातडीने त्याला मंजुरी दिली, म्हणून मी त्यांना सुद्धा धन्यवाद देतोय। हे सगळ्यांनी विशेष लक्षात ठेवायला पाहिजे, म्हणजे ज्यांनी आतापर्यंत ते करायला हवं होतं, करून घ्यायला पाहिजे होतं, ते राहिले नामानिराळे, दूर राहिले, पण ज्यांचा विरोध आहे असं भासवलं जात होतं ते सोबत राहिले। आज मी हे आपल्याशी बोलतोय, हे मनापासून बोलतोय, नेहमीच मी आपल्याशी मनापासून बोलतोय। शिवसेनेला 56 वर्ष झाली, 19 जूनला वर्धापन दिन झाला। लहानपणापासून मी शिवसेना काय आहे हे नुसतं बघत नाही तर अनुभवत आलेलो आहे। और यहाँ वक्त तो चला है छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सत्ता परिवर्तन से पहले घिर चुके उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और यहाँ वक्त तो चला है छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सत्ता परिवर्तन से पहले घिर चुके उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सत्ता परिवर्तन से पहले घिर चुके उद्धव ठाकरे ने एक बयान में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसे मानना पड़ेगा। मुझे मुख्यमंत्री पर छोड़ने की कोई चिंता दुख नहीं है। मैं जो करता हूँ शिव सैनिक, मराठी और हिंदुत्व के लिए करता हूँ। मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं अब शिवसेना भवन में बैठूंगा, शिव सैनिकों से संवाद साधूंगा और एक नई शिवसेना तैयार करूंगा। शिवसेना ठाकरे परिवार की है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। कई शिव सैनिकों को नोटिस भेजा गया है। मेरी शिव सैनिकों से अपील है कि जब बागी विधायक मुंबई आए तो कोई उनके सामने ना आए और ना ही सड़कों पर उतरे। उद्धव ने शिवसेना के बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे पर परोक्ष रूप से निशाना साधा था और कहा था कि जिन्हें शिवसेना ने बड़ा बनाया, जिन चाय वाले, रेहड़ी वाले को पार्षद, विधायक, सांसद और मंत्री बनाया, वो शिवसेना के उपकार को भूल गए और दगाबाजी की। उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद जो संभव था वो दिया, फिर भी वो नाराज हो गए। ये जो हुआ है वो अनपेक्षित था। 2024 से पहले महाराष्ट्र की सत्ता पर कब्जा बीजेपी के लिए क्यों जरूरी था, ये समझना भी आवश्यक है। बीजेपी ने 2.5 साल के बाद महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी की है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो गई है, जिसका सियासी फायदा भी उसे मिलेगा। महाविकास अघाड़ी के लिए राजनीतिक तौर पर यह बड़ा झटका है। महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी ने शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर 2.5 साल के बाद सरकार बना ली, तो 2.5 साल पहले बनी महाविकास अघाड़ी सरकार का अंत हो गया। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं तो बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने हैं। बीजेपी शिंदे खेमे ने बहुमत की परीक्षा पास करने से लेकर विधानसभा स्पीकर तक अपना बना लिया।
2024 से पहले बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी करना एक बड़ी सियासी मजबूरी बन गई थी। माना जाता है कि इसी के चलते बीजेपी ने हर हाल में उद्धव सरकार का तख्ता पलटकर अपनी वापसी की इबारत लिखी। इसके पीछे महाराष्ट्र के सियासी समीकरण से लेकर मिशन 2024 से पहले विपक्षी दल कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के सियासी प्रयोग को ध्वस्त करने की रणनीति रही। ऐसे में ठाकरे परिवार के सबसे करीबी रहे शिंदे को साध कर ऐसी सियासी बिसात बिछाई गई जिसके आगे मराठा क्षत्रप, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की एक ना चली। उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कुल 48 संसदीय सीटें हैं, जिसके चलते सियासी तौर पर ये काफी अहम है। 2019 में बीजेपी ने 23, शिवसेना ने 18, एनसीपी ने 4, कांग्रेस ने 1, एआईएमआईएम ने 1 और एक निर्दलीय सांसद जीतने में कामयाब रहा था। कुल मिलाकर बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के विरोधी बन चुके हैं। ऐसे में 2024 के चुनाव में बीजेपी महाराष्ट्र की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाना चाहती है, लेकिन उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले महाविकास अघाड़ी की सत्ता में रहते हुए ये संभव नहीं था। ऐसे में बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी करना एक सियासी मजबूरी बन गया था। हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी। जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया। तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। वैसे जिस अंदाज में उद्धव ठाकरे ने अपनी सीएम कुर्सी गंवाई है, पिछले कुछ सालों में ऐसा कई राज्यों में देखा गया, जहां पर स्थिति को समझते हुए कई मुख्यमंत्रियों ने फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी यही तख्तापलट और सियासी गद्दी खिसकने का नजारा दिखाई दिया। कैसे कैसे इन राज्यों में सियासी उलटफेर के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। प्रदेशों में सियासी उलटफेर। मध्य प्रदेश में 2 साल पहले बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला था, जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी और एक बार फिर शिवराज सीएम बने थे। सिंधिया अपने साथ कुल 22 विधायकों का समर्थन ले गए थे। 2018 में कर्नाटक में भी राजनीतिक हलचल देखने को मिली थी। तब विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बीजेपी के खाते में कुल 104 विधायक थे। पार्टी बहुमत से दूर रह गई। ऐसे में सरकार बनाना मुश्किल रहा था। बीएस येदियुरप्पा ने 17 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। भावुक भाषण देकर फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। 2016 में आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद सरकार बची थी। आदेश के बाद राज्य में कांग्रेसी सरकार को बचा लिया गया था। महाराष्ट्र में 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। फडणवीस कुछ ही घंटे मुख्यमंत्री रह पाए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन चुनाव के बाद सीएम कुर्सी को लेकर तकरार बढ़ी थी,
जिस पर शिवसेना ने एनसीपी कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। उस समय ऐन वक्त पर सियासी समीकरण को बीजेपी ने बदल दिया था। बीजेपी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार से हाथ मिला लिया था और देखते ही देखते सुबह उन्होंने मिलकर सरकार बना ली थी। बाद में अजीत पवार ने निजी कारण बताते हुए अपना समर्थन वापस ले लिया था और महाराष्ट्र में फडणवीस की सरकार गिर गई थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद बीती 8 जुलाई को पहली बार दिल्ली पहुंचे एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे। एकनाथ शिंदे का राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दौरा ऐसे समय और हालातों में हुआ जब शिवसेना में संकट छाया हुआ है। उद्धव गुट के नेता अपना पाला बदलकर शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर दिल्ली पहुंचे सीएम और डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। शिंदे का दिल्ली दौरा ऐसे समय में हुआ है जब शिवसेना में संकट के बादल छाए हैं। उद्धव गुट के नेता अपना पाला बदलकर शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। गुरुवार को ही ठाणे में उद्धव गुट के 66 पार्षदों ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया। वहीं खबर आ रही है कि शिवसेना के 10 से 12 सांसद भी आने वाले हैं। शिंदे गुट के साथ में ये सांसद आ सकते हैं, जिसके बाद शिंदे का दिल्ली का दौरा और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी ने जिस तरह से 10 दिन में ही उद्धव ठाकरे का विकेट गिराकर महाराष्ट्र में कब्जा किया है, उसे देखकर यही लग रहा है कि आने वाले 2024 के लिए बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत सेंधमारी में जुट गई है। खास पेशकश 10 डेज टारगेट चेज में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।